अब बारी है हमारे अगले पैनल की। बातचीत होगी, थोड़ी राजनीति, थोड़ा शहर का विकास, थोड़ा दुर्ग की बात, छत्तीसगढ़ की बात। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ने जा रहा है और मैं बुलाना चाहूंगी हेमा देशमुख, राजनांदगांव शहर की महापौर हैं और इस पैनल में हमारे साथ में क्षितिज चंद्राकर रहेंगे, स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के। राजेंद्र साहू जी है अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक दुर्ग के। इस खास पैनल को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगी हमारी दो सहयोगी कीर्ति और रसिका, दोनों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी और हमारे तीन खास मेहमान। जोरदार तालियों से स्वागत। हेमा देशमुख, राजनांदगांव की महापौर, क्षितिज चंद्राकर स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के। इसके साथ ही राजेंद्र साहू जी अध्यक्ष हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के। ये तीन खास मेहमान महापौर शहर के विकास को लेकर बताएंगे कि कैसे विकास हो रहा है। राजेंद्र साहू जी किसानों तक कैसे धान के पैसे पहुंचे, वो भी समय पर, और क्या बैंक की सुविधाएं होती हैं, ये बताएंगे। क्षितिज चंद्राकर जी स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के। प्रोफेशनल कांग्रेस का डंका इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में है, तो बताएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ से वो नेतृत्व करके प्रोफेशनल कांग्रेस की बारीकियां सीखी भी है और छत्तीसगढ़ में सिखा भी रहे हैं। ओवर टू यू रसिका एंड कीर्ति। बहुत शुक्रिया है तृप्ति आपका। और इस पैनल की शुरुआत करें उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इस पैनल के लिए, ताकि उत्साह रहे और जोश रहे और जब बातचीत हो तो हर किसी को सुनने में भी अच्छा लगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है हेमा देशमुख जी, राजनांदगांव की महापौर हैं आप, ये महापौर बनने के बाद से कैसा आपका सफ़र रहा है, क्या कदम आपने उठाए हैं उसके उत्थान के लिए? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को और GTV को जय जोहार बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब छत्तीसगढ़ में आए हैं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से भी परिचित हो जी। संस्कारधानी राजनांदगांव है हमारा, और मेरे मेयर के ये चौथा साल का सफ़र है। 2 साल कोरोना में गए, 2 साल कार्यों में गए। 2 साल कोरोना के भी खाली नहीं गए। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके, दवाई से लेके, भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो काम काम आएगा। उसके बाद हम सब ने फोकस करके पूरे शहर विकास पे अपनी ताकत लगा दी। हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने, जहां पार्षदों की निधि 4 लाख थी, वहां पे 6 लाख कर दिया उन्होंने, और एक एक पार्षद के वार्ड में अब तक 4 साल में 20-20 लाख के उनकी निधि से काम हुए। मैं मेयर हूँ, तो मेरी निधि जो 75 लाख थी उन्होंने 1.25 करोड़ कर दिया। 1.25 करोड़ कर दिया, तो मैंने 5 करोड़ से भी ज़्यादा अब तक 4 साल में पूरे वार्डों में काम दिए। सरकार ने हमारी अधोसंरचना मद से करीब 40 करोड़ की राशि रोड और नाली के लिए दिए, 16 करोड़ की राशि तालाब मुक्ति धाम बनाने के लिए दिए, और बहुत बड़ी बात यह है 15 साल में किसी ने किसी समाज को पैसे नहीं दिए। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 11 समाज को 2 करोड़ 11 लाख की राशि दी। शिवनाथ नदी के तट पे हम लोग पुन्नी मेला मनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। उस संस्कृति को बचाने के लिए आज तक किसी ने मुहिम ना चलाई, ना कोई पैसा दिया। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2 करोड़ की राशि हमको दी, जिसका भूमि पूजन मैंने कल किया। तो सतत लगातार कार्य करते आ रहे हैं। और तो और जब मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं हम, तो छत्तीसगढ़ संस्कृति और परंपरा की भी बात करते हैं। हमने उन्हीं के परंपरा को ध्यान रखते हुए राम घाट, सिया घाट का निर्माण किया और संस्कृति को यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश की। मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा जिस पे काम नहीं कर रहे। चूँकि नगर निगम शासन का ही अंग होती है, तो हमारे यहाँ गोबर के खाद के भी निर्माण होते हैं, हमारे यहाँ गोबर के पेंट के भी निर्माण होते हैं। मतलब महिला आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की ओर जा रही है। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए गोठान, जो कि नगर निगम से जुड़ा हुआ है, हम वहाँ काम दे रहे हैं। हजारों महिला इनसे जुड़ी हुई है। अभी मैंने रोजगार की बात की, अगर मैं स्वास्थ्य की ओर जाती हूँ तो नगर निगम 4 गाड़ी चलाती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के अंतर्गत 4 गाड़ी चलती है, जो स्लम एरिया में जाके निःशुल्क BP और शुगर की दवाई
चेक भी करती है और निःशुल्क दवाई भी देती है। इसके अलावा 65 टेस्ट होते हैं जो कम दरों पे होते हैं। यानी स्वास्थ्य की ओर, शिक्षा की ओर, सफाई की ओर, हर ओर सीएम साहब का ध्यान रहता है। मुख्यमंत्री जी ने सफाई में छत्तीसगढ़ का रैंकिंग पूरे नेशनल लेवल पर फर्स्ट स्तर पर रहा। लगातार 3 साल तक हम बाजी मारते आए हैं, तो काम तो लगातार हो रहा है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पे आप कह सके कि काम नहीं हो रहा है। तो मूलभूत सुविधा, सड़क, रोड, नाली, पानी, ये हम सारी जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही पर्यावरण की ओर, क्षेत्र की ओर जाए तो हमने 1 लाख पेड़ लगाए। आप शायद यहाँ से गुजरेंगे तो फ्लाईओवर के दोनों ओर आपके पेड़ दिखेंगे, और ये पेड़ हमारे कार्यक्रम में लगा। वो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है हरियर छत्तीसगढ़ की, जिसके तहत लाखों रुपए के लाखों पेड़ हमने लगाए। वो जीवित है, लगाना आसान है लेकिन उसका सहेजना कठिन है। लेकिन हम सब ने उस योजना के अंदर सहेजा और 1 लाख से ज़्यादा पेड़ हमारे पास है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी स्थान है जहां हमने काम ना किया हो। 15 साल की तुलना में 4 साल उस 15 साल पे भारी पड़ते हैं। 15 साल में रमन सिंह ने कुछ नहीं किया। 4 साल के विधायक काल में वो नज़र नहीं आए, यहाँ अपन 5 साल के कार्यकाल में वो दिखते ही नहीं। ऐसे समय में लगातार भूपेश बघेल जी की योजना हमारे यहाँ ज़मीन पे आ रही है। हमारे यहाँ एक टोल फ्री नंबर है 14545, आप डायल करिए, आपके घर आके मृत्यु प्रमाण पत्र बना देगा, जन्म प्रमाण पत्र बना देगा, गुमास्ता लाइसेंस बना देगा और साथ ही राशन कार्ड बना देगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह बाकी है जिस पे काम की आवश्यकता है। लगातार जमीन स्तर पर काम कर हो रहा है। अब नगर निगम में पब्लिक की भीड़ नहीं होती है क्योंकि सुविधाएं घर पहुंच मिल रही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को सैल्यूट करना चाहती हूँ उनके 5 साल के कार्यकाल के लिए। क्या बात है। क्षितिज जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं आप, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में और मोटो क्या है? सो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना खूबसूरत आयोजन आपने किया है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस पार्टी का एक डिपार्टमेंट है और अभी हमारे चेयरमैन डॉक्टर ऑनरेबल शशि थरूर जी हैं। प्रोफेशनल कांग्रेस जब इसके बारे में सोचा गया था या जब इसके बारे में प्लान बनाया गया था इसकी संरचना के समय, तो राहुल जी और शशि सर दोनों के मन में ऐसी बात थी कि एक सर्टन तबका है सोसाइटी का जिसमें जैसे आप जैसे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, ऑन ग्राउंड वो समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनके पास स्किल सेट्स हैं ऑफ़र करने के लिए, उनके पास दिमाग है उनको ऑफ़र करने के लिए, उनके पास उनके एक्सपर्टीज़ है ऑफ़र करने के लिए। तो इन लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ने के लिए प्रोफेशनल कांग्रेस का थॉट प्रोसेस आया था और धीरे धीरे मेरे कार्यकाल में, मैं पिछले 3 साल से प्रेसिडेंट हूँ, धीरे धीरे मेरे कार्यकाल में हम आज 40-50 यहाँ मेंबर हुआ करते थे, आज हम 650 मेंबर्स हैं छत्तीसगढ़ में। राजेंद्र साहू जी, मेरा सवाल आपसे है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू करती है और उस योजना में है दाना दाना धान खरीदी। इसमें जिला सहकारी बैंक की अगर बात करें तो वो किस तरह से किसानों की मदद कर रही है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिला सहकारी बैंक एक समय भाजपा के जब कार्यकाल था तो बहुत उनकी दुर्गति हो गई थी, नुकसान में चलने लग गए थे। मगर माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो योजनाएं लागू हुई, जैसे किसानों का कर्जा माफ, लगभग 9,500 करोड़ का कर्जा माफ हुआ प्रदेश में। तो हमारी जो 6 बैंक है, जिला सहकारी बैंक और एक अपेक्स बैंक, ये अच्छी स्थिति में आई। दूसरा, फिर 2500 रुपये में धान खरीदी। बाद में केंद्र के अड़ंगा के बाद समर्थन मूल्य प्लस 9,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को योजना के तहत दिया गया, तो उससे हमको लाभ हुआ। और जो फलदार वृक्ष है, खेती है, सब्जी की खेती है, इस पे 10,000 रुपये प्रति एकड़ जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने लगा,
उससे भी बैंक की स्थिति सुधरी। किसानों की तो सुधरी, लेकिन हमारी बैंकों की भी स्थिति सुधरी। जहाँ तक बैंक की बात है, एक समय हमारा दुर्ग जिला सहकारी बैंक की बात करें, बाकी बैंकों में भी लाभ बढ़ा है। इस साल हमने 100 करोड़ लाभ अर्जित किया। पहले 30 करोड़ 25 करोड़ रहता था, हम 100 करोड़। अपेक्स बैंक सहित हमारे 6 जिले के बैंकों ने लाभ अर्जित किया है। ये सिर्फ योजनाओं का परिणाम है। पहले हमारा जो दुर्ग जिले का जो राशि था, जो बैंक में अमानत राशि होती है, वो 1600-1700 करोड़ था 2018 के पहले। अभी हमारी अमानत राशि जो है 3700 करोड़ और टर्नओवर तो 6000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। ये खुशी की बात है। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों को हम लोग बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं। जो पशुपालन करते हैं, गौ पालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, मछली पालन वाले को तो बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं। जैसे कृषि का दर्जा देने से लाभ ये हुआ कि मछली पालन करने वाले जो हमारे साथी हैं उनको 3 लाख तक का ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। कुक्कुट पालन, गौ पालन, बकरी पालन सहित सुअर पालन और अन्य जो व्यवसाय है उसके लिए हम 2 लाख तक 1% में राशि हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और 3 लाख तक की राशि 3% में दे रहे हैं। हमारा जो ऋण का वितरण था, पहले था 1000 करोड़ 1200 करोड़ जाता था जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग का, और प्रदेश का भी 3700-3800 करोड़ जाता था। हमने अभी इस साल प्रदेश में 6700 करोड़ ऋण वितरण किसानों को किया इस वर्ष खरीफ का। पहले 3700 होता था, आज 6700 करोड़ किया। दुर्ग जिला सहकारी बैंक की बात करें तो हमारा पहले रबी और खरीफ मिला के 1400 करोड़ होता था। इस साल हमने 2000 करोड़ से ऊपर का ऋण वितरण किया है। लोगों का झुकाव माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं के कारण कृषि की ओर बढ़ा है। खाद के गोदामों की संख्या हमने बढ़ाई। सभी प्रदेश के अन्य जगह सभी स्थानों पे किसान कुटीर का निर्माण किया। पहले तो खाली नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए विश्राम गृह बनता था, लेकिन अब सोसाइटियों में किसान कुटीर का निर्माण किया जा रहा है ताकि हमारे किसान धान बेचने आए तो वहाँ आराम कर सके। हमारे यहाँ जितने धान के खरीदी केंद्र हैं वहाँ शेड का निर्माण हो रहा है, ज़मीन का समतलीकरण हो रहा है, और साथ ही साथ जो खाद गोदामों की संख्या तो बढ़ी है, खाद का और बीज का सही समय में हम उपलब्ध करा रहे हैं। धान खरीदी केंद्र की संख्या पहले कम थी। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 700 नए सोसाइटियों का निर्माण हुआ और लगभग 1000 नए धान खरीदी केंद्र का निर्माण किया। किसानों को फायदा भी हो रहा है और जिला सहकारी बैंक एक अहम भूमिका भी निभा रहा है, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। नहीं, उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा अभी बीजेपी के बारे में थोड़ा 2 मिनट। ठीक है, आप अगले सवाल में बता नहीं, मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए। वो इसलिए बोलने कि ये लोग आते हैं बोलते हैं कि धान का खरीदी जो कर रहा है केंद्र सरकार कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा वाले यहाँ आके भाषण देते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे आज पीयूष गोयल जी है, वो ये बताए कि वो मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ उनकी सरकार है। वो वहाँ भाषण क्यों नहीं देते कि हम 2500 में वहाँ भी धान खरीद रहे हैं? क्योंकि वो खरीदते ही नहीं है। वो बोलते क्यों नहीं हमने किसानों को इतना कर्जा माफ किया? हमारे राहुल जी अगर बाहर जाते हैं, भूपेश बघेल जी बाहर जाते हैं, बोलते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि हमने किसानों का 9,500 करोड़ कर्ज माफ किया। हम 2500 और अब तो 2640 में धान खरीद रहे हैं। वो अगर बोलते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं तो बताएं ना उन प्रदेशों में क्यों नहीं दे रहे हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में किसान 1200 रुपये में धान बेचने के लिए मजबूर है। ये मेरा कहने का मतलब है। वो अपने बारे में बता के क्यों वोट नहीं मांगते? अगर कुछ किए हैं किसानों के लिए, अरे उल्टा क्या किए हैं? किसान जब आंदोलन कर रहे तो कील ठोक रहे थे सड़कों पे, किसान की मृत्यु हो रही थी, आज तक संवेदना व्यक्त नहीं किए। ये किसान हितैषी होने की क्या बात करेंगे? हेमा जी, इस बार आपने भी दावेदारी पेश की है, लेकिन ये तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ माना जाता है, तो कहीं डर नहीं लग रहा? टेंशन तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं। जो अपने क्षेत्र में नजर ना आए
वो इस बार दावेदारी करे तो कहीं भी अधिकार नहीं है उनका। जो जनता के लिए खड़े नहीं हुए, जो कोरोना काल में जो खड़े नहीं हुए, जो विकास का एक ए भी नहीं जानते, तो किस काम के ऐसे विधायक जो अपनी जनता से रूबरू नहीं होते, जो जनता तक नहीं पहुंच पाते। उनका प्रोटोकॉल आता है रायपुर से, तो यहाँ की जनता ऐसी विधायक नहीं चाहती कि वो रायपुर से आए और शाम को लौट जाए। यहाँ की जनता ऐसी विधायक चाहती है जो यहाँ पे रहे और उनकी समस्या और उनकी पीड़ा को समझ सके, ऐसे विधायक चाहती है जनता। बिल्कुल, तो हेमा जी को पूरा भरोसा है कि जनता जो चाहती है वो उस पर पूरी तरह से खरी उतरेंगी। आपसे सवाल है मेरा क्षितिज जी, AIPC जो है वो बीते कई सालों से जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर बहुत सक्रिय भूमिका निभाती है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उन्हें कांग्रेस की जो रीति नीति है वो कैसे समझाते हैं, किस तरह से अवगत करवाते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, हमने पिछले इन द रीसेंट पास्ट हम लोगों ने बंगाल में काम किया, बंगाल चुनाव में, असम चुनाव में काम किया, उत्तराखंड में काम किया, फिर हिमाचल प्रदेश में भी काम किया। हमारा काम जो है वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हट के है, क्योंकि हम लोगों को पॉलिसी के लिए बुलाया जाता है, पॉलिसी वाइज कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाता है, और मैनिफेस्टोज जो बनते हैं, चुनाव के जो मैनिफेस्टोज बनते हैं उसके लिए बुलाया जाता है, क्वांटिफाइबल डेटा के लिए बुलाया जाता है, और हमें सर्वेस के लिए भी बुलाया जाता है। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहता है इन चुनावों में वो ज़्यादातर उसी तरफ रहता है कि हम सर्वेस करते हैं, भिन्न भिन्न जितने आपके इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जितने आपके छोटे मोटे बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ में सर्वेस करते हैं, उनके साथ में बैठक करते हैं, और उनके प्रॉब्लम्स को समझ के उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अगर मैनिफेस्टो के द्वारा या कोई प्रोमिसेस के द्वारा अगर हम सामने रख सकते हैं तो उसके लिए हम सजेशंस करते हैं। तो मोस्टली चुनाव में तो यही काम रहता है। बाकी अगर आप बोल रहे हैं प्रोफेशनल्स को कन्विंस करने की बात, तो प्रोफेशनल्स क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, एंड हर किसी प्रोफेशनल का ऑब्जेक्टिव जो है कहीं ना कहीं होता है कि उनका घर चले और संपन्न रहें, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं जोड़ता हूँ मैं। मेरा स्वयं का ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि जो भी मेरी टीम रहे या जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ के काम करें, प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ के काम करें, वो पहले कांग्रेसी हो बाद में प्रोफेशनल हो, ना कि पहले प्रोफेशनल और बाद में कांग्रेसी हो। यानी कि पार्टी पर ज्यादा फोकस होना पार्टी चाहिए, पर ज्यादा और फोकस है, बैकएंड पे जो भी डिटेल्स हैं, जो डेटा है वो जी। कलेक्ट करने का और उसको जी। सिंक्रोनाइज कहीं करने ना का काम कहीं एक मान के चलिए एक एक्सटेंशन ऑफ रिसर्च टीम है। इंसिडेंटली आज आपके प्रोग्राम में हमारे नेशनल पॉलिसी एडवाइज़र भी आए हुए हैं। सो हमारा जो जितना भी काम रहता है वो कहीं ना कहीं एडवाइजरी कैपेसिटी पे ही रहता है, फुल फ्रंटल पॉलिटिकल काम नहीं रहता। क्या बात है। तो इस बार छत्तीसगढ़ में आप लोगों की क्या अहम भूमिका रहने वाली है? छत्तीसगढ़ में देखिए अहम भूमिका तो मैं नहीं कह सकता, बस ये है कि जो काम मिलेगा वो काम करेंगे, लग के करेंगे। और छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे राजेंद्र साहू जी और हेमा दीदी जैसे लोग हैं हमारे पास हर जगह, तो मुझे नहीं लगता हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ तक क्या है पॉलिसीज़ की बात, तो एक आप ऑनरेबल सीएम सर ने पहले ही इतनी खूबसूरत पॉलिसीज़ दे रखी हैं कि अब एनीथिंग दैट वी डू और वी डिसाइड टू इंक्लूड इज़ गोना बी आइसिंग ऑन द केक। सो यू हैव द केक ऑलरेडी, एनीथिंग दैट आई डू इज़ गोना बी जस्ट आइसिंग ऑन दैट। ठीक है, ऑल द बेस्ट है। आप जिस तरह से काम करें, और चुनाव नज़दीक है तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अगला सवाल आपसे है मेरा राजेंद्र साहू जी, यूरिया और डीएपी को लेकर के अक्सर आरोप लगते रहते हैं, उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी? यूरिया को लेकर के आरोप लगते हैं कि सही समय पर नहीं मिल रहा है, उपलब्धि कम है, उसको लेकर के क्या रणनीति है? जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है, रासायनिक खाद केंद्र से आता है और जैसे ही आता है हम लोग गोडाउन में डंप कर देते हैं। मगर जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, पिछले 4.5 साल में, अभी तो 5 साल भी होने जा रहा है, एक भी समय किसानों की शिकायत नहीं आई कि यूरिया डीपी कम हो, बल्कि हमने सही समय पर, क्योंकि खाद गोदाम की संख्या बढ़ाई है माननीय भूपेश बघेल जी ने, बीज भी सही समय में उपलब्ध हो गया, खाद भी, ऋण भी, और धान का पहले रकबा कम था, अब तो रकबा भी बढ़ गया है। पहले 12 लाख हेक्टेयर करीब था, अभी 12 लाख किसान थे,
लेकिन अब 24,50,000 से अधिक किसान छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन ले रहे हैं। लगभग 16-17 लाख हेक्टेयर बीजेपी शासनकाल में धान का रकबा था, जो बढ़ के लगभग 29 लाख हेक्टेयर हो गया। तो धान की खेती लगातार बढ़ रही है। यूरिया खाद हो या जो भी खाद हो वो तो मिल ही रहा है, लेकिन शिकायत इसलिए भी नहीं आ रही कि हमारी जो सरकार है गौधन न्याय योजना चालू की है। गौधन न्याय योजना के तहत हमारे गांव के महिलाएं बहनें गौठान में और अपने स्थान पे वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का निर्माण कर रहे हैं। युवा साथी भी उसमें काम कर रहे हैं, इसलिए वर्मी कंपोस्ट से भी हम बहुत सारा खाद का उपयोग करके इसकी पूर्ति को पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक धान का उत्पादन का बात है, पहले 52-53 लाख मीट्रिक टन होता था, इस साल 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और हमारा लक्ष्य अगले साल लगभग 125 लाख 1,25,00,000 मीट्रिक टन है लक्ष्य। राजेंद्र जी, आप गोठान की बात कर रहे थे। बीजेपी तो लगातार आरोप लगाती है कि गाय सड़कों पर घूम रही है, सिर्फ योजना बना दी गई है, उसका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं किया जा रहा है। वो लोग गांव में नहीं रहते जो लोग आरोप लगाते हैं। गौठान ये अभी का बनाया हुआ थोड़ी है, ये तो 15 साल में भूल गए थे। जैसे दीदी ने कहा ना कि संस्कृति को संवारने का काम किए। तीजा है, पोला है, गोवर्धन पूजा है ना भाई, कर्मा जयंती है, आदिवासी दिवस है, ये सब नदा रहे थे। नदा मतलब भूल रहे थे लोग, उसको फिर से हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। वैसे ही गौठान जो है पुरानी परंपरा है, आदिकाल से चला आ रहा है। उसका एक स्थान होता था, उस पर कब्जा होने लग गया था। उसको सहेजने का, उसको संवारने का काम हमारी सरकार ने किया। दूसरा, गौठान में अभी धीरे धीरे गाय इकट्ठा हो रहा है, उसमें जन भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। और गौठान जिस दिन पूरे तरीके से, अभी गौठान में हमने रीपा का भी काम चालू किया है, वहाँ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। शेड बना के वो अपना उद्योग कर सकता है और ग्रामीण अंचल को सुदृढ़ करने का काम हो रहा है। ये जो आरोप लगाते हैं कि गौठान में गाय नहीं दिख रही है, तो गौठान में गाय दोपहर में रहती है, बाकी रात को अपने घर में जाती है और जो गौ पालक है उसकी सेवा करते हैं। ये पुरानी परंपरा है। लेकिन बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं, वो लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं गोबर में मिलावट है। अरे 2 रुपये किलो के गोबर में क्या मिलावट कर डालोगे? उन लोगों को समझ में आना चाहिए। 2 रुपये किलो गोबर है, उस पर क्या मिला डालोगे? और गाय का गोबर शुद्ध होता है, हर पट पूजा में लगता है, कंडे में उसका जलाते हैं तो पूजा करते हैं। गाय का गोबर हमेशा शुद्ध रहता है, मिलावट नहीं होती। मिलावट तो इनके खाद में होता है। ये लोग मिलावट वाला काम करते थे, टिफिन बांटते थे, मोबाइल बांटते थे, हम लोग खरीदी का काम करते हैं। यानी कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, जो है शुद्ध है, प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। अरे भाई, धान खरीदी में क्या मिलावट? सीधा बटन दबाओ और कहाँ से उसमें वो है पैसा सीधा किसान के खाते में। मिलावट तो ये लोग करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं वही आना चाह रहा था। ये जो लड़ाई है अभी 2023 की, ये लड़ाई एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, आईटी एक तरफ है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है ही, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, बेरोजगार जो युवा साथी जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उनकी योजना है, गौपालक है। एक तरफ ये सब है और एक तरफ ईडी, आईटी और भाजपा है। यानी सबका साथ आपको मिल रहा, आप पहले से ही मान चुके हैं। लेकिन जिस तरह का जोश यहाँ पर लोगों में है, उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आप ही के साथ ये तमाम लोग रहने वाले हैं? अरे पूरी जनता नहीं, पूरे देश को लोग मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, गौपालक, मछली पालक, कुक्कुट पालक सब कांग्रेस के साथ हैं। चलिए ठीक है, चुनावी नतीजे आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा कि जनता का दिल इस बार किसने जीता। हेमा जी, मैं जानना चाहूंगी राजनांदगांव नगर निगम की खासियत क्या है और शहर परफॉर्म कैसे कर रहा है? राजनांदगांव नगर निगम, जैसे मैंने कहा कि संस्कार धनी राजनांदगांव है। राजनांदगांव नगर निगम राजाओं की नगरी है, राजा दिग्विजय सिंह की नगरी है, राजा घासीदास की नगरी है। तो ये राजाओं की नगरी है। और जो उन्होंने प्लान किया था राजनांदगांव के विकास के लिए, रोड मैप जो तैयार किया था, टाउन प्लानिंग के तहत किया था, आप देखिएगा सबसे पहले अगर पानी की व्यवस्था, जल का पानी टंकी की व्यवस्था हुई तो वो राजनांदगांव में हुई।
सबसे पहले लाइट आया तो राजनांदगांव में ही, वो राजाओं की देन थी। राजाओं की सोच यहाँ से शुरू हुई, इसके बाद ये अन्य जिलों पे गई। तो ये है राजनांदगांव, और इसको हमारे राजनांदगांव को हमारे जो हॉकी के प्लेयर हैं उसकी भी नर्सरी बोलते हैं, क्योंकि हॉकी यहाँ के रग रग में बसा हुआ है और खेल की प्रतिभा तो यहाँ पे कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ से आपको बेटियाँ मिलेंगी जो गोल्ड मेडल लेके आ रही, ज्ञानेश्वरी यादव जी मिलेंगी जो अभी गोल्ड मेडल लेके आई वेट लिफ्टिंग में। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो यहाँ पे उभर के आती है। आपको अभी हर्ष बिंदु मिले जो महुआ झरे गाते हैं, वो यहीं के साहित्य, तो साहित्यकारों की नगरी है यहाँ, खेल प्रेमी है यहाँ पे। हर ये स्थान काफ़ी खूबसूरत है। राजाओं का पूरा राजमहल है, दिग्विजय कॉलेज जिसको राजा ने दान किया शिक्षा के लिए। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिससे नगर निगम जुड़ा ना हो। हर क्षेत्र में काम करता और लगातार काम करते आ रहा है, अपनी संस्कृति और अपने राजनांदगांव शहर को सहेजते आ रहा है। तो ये ध्यानचंद की भी नगरी है। तो इस तरह सभी तरफ से हम अपने राजनांदगांव को सहेज रहे हैं और खूबसूरत राजनांदगांव बना रहे हैं। बिल्कुल, तो राजनांदगांव को खूबसूरत बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। अगला सवाल मेरा क्षितिज जी आपसे है। AIPC पूरी तरह से ये पूरी एक स्ट्रैटेजी तैयार करता है। आपने कहा कि हम बैकएंड में सारा सर्वेस करते हैं, आपने कहा कि आप तो इस तरह से काम करते हैं, लेकिन बीजेपी भी पूरी टेक्निकलिटी के साथ काम करती है। वो बोलती है कि हम भी पूरी प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो उनका चैलेंज कितना आपको लग रहा है कि कितना चैलेंजिंग होने वाला आपके लिए? फेयर इनफ। देखिए, दो तरीके से हम लोगों में थोड़ा मोटा मोटा फ़र्क आपको दिख जाएगा। बेसिक दो चीज़ें हैं। आप में से किसी ने कभी ना कभी कॉलेज में रिसर्च किया ही होगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा। तो हम लोग पहले डेटा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसका एक रिजल्ट आता है, तो वो है रिसर्च का प्रोसेस। जो बीजेपी में होता है वो है पहले मन के हिसाब से रिजल्ट बना लें और उसके हिसाब से डेटा बना लें और उसके हिसाब से प्रोसेस बना लें। समझ रहे हैं? तो आई एम ट्रू टू माई क्राफ्ट। मैं डेटा फज नहीं करता, ना ही मुझे डेटा फज करना आता है। यानी बीजेपी का डेटा ऑथेंटिक नहीं आपका कहना? मैं ये नहीं बोलूँगा। आई थिंक देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस अवेलेबल। आपको ऑनलाइन आप कभी जाएं, देखिए कि आप ज़्यादा न्यूज़ देखने का समय नहीं मिलता, टीवी देख नहीं पाते, ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल्स के थ्रू न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ से लेके पूरे विश्व भर में बीजेपी के जितना भी डेटा है, चाहे वो GDP रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स हो, चाहे वो कोई भी सोशल इंडेक्स हो, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, जो क्रिटिकल इंडेक्सेस हैं उसमें हम लोग नीचे गए हैं। जिन इंडेक्सेस में हमें ऊपर होना चाहिए उसमें नीचे हैं, जिसमें नीचे होना चाहिए उसमें ऊपर है। सो डेटा, इफ यू वुड अलाउ मी टू से दिस, मुझे नहीं लगता कि हमारा डेटा अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी हमारे डेटा को सीरियसली लेता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आज से 1.5 साल पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम कराया था, 1.5-2 साल पहले। रघुराम राजन जी आए थे। रघुराम राजन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उन्होंने छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल देखा था। उनको इतना पसंद आया था कि उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में इसके बारे में एक लेख भी लिखा था। उनको जो हमने डेटा दिया, दैट डेटा इज typical of what a developing state is. अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं चाहता उस समय, तो मैं डेटा को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के दिखा सकता था, मैं इंटरनेशनल लेवल की ख्याति प्राप्त कर सकता, लेकिन वो हमने नहीं किया। बिकॉज दैट इज़ नॉट, मैंने आपको कहा ना, पहले कांग्रेसी है फिर बाद में प्रोफेशनल है, तो वो कांग्रेसी मन जवाब नहीं देता वो काम करने के लिए। That is the first difference between. आप बोल रहे हैं कि काम करने के लिए मन जवाब नहीं देता, लेकिन बीजेपी कहती है हम तो अनुशासन वाली पार्टी, हमारे यहाँ सारा कुछ सिस्टम से होता है, भेदभाव नहीं होता है, जितना फर्जीवाड़ा है वो कांग्रेस में ही होता है। बीजेपी कहती है, बीजेपी कहती है, आप में क्या ही कहेंगे? वो बीजेपी को कहते रहने दीजिए ना। बट आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बीजेपी कहती है तो आप भी तो जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। भाई जवाब तो हम देंगे उनको, राइट? जवाब तो हम उनको देंगे। बीजेपी, भाई बीजेपी को कहना है जो उनको कहते रहे।
दे आर मोर देन वेलकम टू, भाई आए जो बोलना चाहे बोले। अभी थोड़ी देर पहले आए थे, G20 हो गया, ऐसा बोल के गए, हमें तो खुद ही नहीं पता चला कि G20 कब हो गया था। मेरे ख्याल किसी को पता चला था कि रायपुर में G20 कब हो गया? किसी को नहीं पता चला। तो जो बड़े बड़े इनके नेता आते हैं, वो बड़े बड़े दावे करके जाते हैं। तो बीजेपी कहती है इज इटसेल्फ अ पंचलाइन ऑफ अ वेरी स्टूपिड जोक जिसको हम भुगत रहे हैं आज की डेट में एज इंडियंस। यानी बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। आपका सीधे साफ तौर पर यही मानना है? हाँ, मेरे ख्याल अगर इफ यू कट इट शॉर्ट तो ये है। मेरे ख्याल है सपने बहुत दिखाते हैं, लेकिन धरातल में कुछ है नहीं। लाल के सपने, यू मीन टू से। ओके, ठीक है। हेमा जी, सवाल आपसे है, नगर निगम की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उपलब्धि के तौर पर आप देखती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, मितान योजना हमारी जो 14545 डायल करने से आपके घर तक पहुंच पाती है। दूसरी योजना सरकार की जो हम चलाते हैं वो हमारी गोठान है, जैसे कि गोबर खरीदी। मुझे लगता है यहाँ पे बीजेपी के लोग भी, जो डेयरी वाले, वो खुद गोबर बेचते हैं, अपना सरकार की योजना से लाभान्वित होती है। सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर के गमले, गोबर के कंडे, गोबर की लकड़ी, गोबर की अगरबत्ती, गोबर की धूप, हम यहाँ ही नहीं फॉरेन में भी बेचते हैं और बाहर भी बेचते हैं। हमारी अमेज़ॉन में भी बिक्री होती है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारी सरकार की उपलब्धि है जो यहाँ से शुरुआत होती है। और हमारी सरकार की योजना के तहत जो आत्मानंद स्कूल है वो नगर निगम की बिल्डिंग पे चल रही है। आत्मानंद जो अपने आप में बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। तो इस तरह लगातार हम काम करते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे 3 करोड़ की राशि हमारे सीएम साहब ने, गवर्नमेंट प्रेस है जो कि जर्जर अवस्था में हो चुकी थी, बंद होने के कगार में थी। ऐसे में हमने मुख्यमंत्री जी से बात रखी, उन्होंने 3 करोड़ की राशि दी उनको। आज हमारा प्रेस जिंदा है, छत्तीसगढ़ का इकलौता प्रेस है जो आज जिंदा है, वो आदरणीय भूपेश बघेल जी के कारण है। हमारा सी-मार्ट है जहाँ पे हमारी महिला समूह की बहनें फिनाइल बना के, साबुन बना के, मिलेट्स, रागी, कुटकी, कोदो ये बेचती है। हमने मार्केट दिया उनको। सी-मार्ट नगर निगम में है जो यहाँ पे महिला समूह यहाँ पे सामान बेचती है। हमारी सरकार की जेनरिक दवाई है जो 50% रेट में मिलते हैं। तो अगर कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम गाड़ी चलाते हैं कि हम निःशुल्क टेस्ट कर सके, तो उनकी दवाई की भी व्यवस्था करते हैं। तो आप ऐसा नगर निगम आपने पहली बार देखा होगा 5 साल में। पहले नगर निगम सिर्फ नाली सफाई, रोड निर्माण करती थी। अब नगर निगम स्वास्थ्य पे भी ध्यान देती है, शिक्षा पे भी ध्यान देती है और अन्य क्षेत्र में भी काम करती है। तो नगर निगम अब मल्टीपर्पस हो गया है। नगर निगम की परिभाषा बदल गई है। ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। हमारे ये सारे कार्यों को नगरीय निकाय से जोड़कर बहुत ही सुदृढ़ कर दिया। आज महिलाएं आर्थिक रूप से इसलिए सुदृढ़ हो रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र खाली हो जहां आप पूछते चले जाए तो मेरे पास शब्द नहीं होंगे नगर निगम के कार्यों को बताने के लिए, और ख़त्म नहीं होंगे। और मैं कहना चाहूँगी, 15 साल में बीजेपी एक काम बता दे। 15 साल छोड़ दीजिए, 5 साल रमन सिंह जी विधायक के तौर पे एक काम बता दी उन्होंने क्या किया है राजनांदगांव के लिए। 15 साल मुख्यमंत्री का तो हम नज़ारा देख चुके। लेकिन वो तो कहते हैं राजनांदगांव की तस्वीर ही मैंने बदली है। आप बोल रही हैं कि वो बता दें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तस्वीर बदली कि शहर को 2 भागों में बना दिया। ओवरब्रिज बनाया, हमारे 15 वार्ड अलग बढ़ गए। फुट ब्रिज का निर्माण किया जो आज कबाड़ के तौर पर पड़े हैं। राजाओं का दिग्विजय स्टेडियम चाहते तो उनकी पहचान थी, अलग निर्माण कर सकते थे और उसको अधूरा बना के छोड़ दिया। हजारों की कबाड़ में भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दिया। तो आप अगर उनकी बात करें तो भ्रष्टाचार के ढेर लग गए हैं, चाहे झलियामारी कांड हो, चाहे यूट्रेस कांड हो, चाहे अखफोड़वा कांड हो, चाहे दवाई में भ्रष्टाचार हो, चाहे रतन ज्योत में भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार की लिस्ट है। हमारा एक भ्रष्टाचार बता दे सरकार की, काम ही काम गिनाते थक जाएंगे, लेकिन पीड़ा होती है उनको तारीफ करने के लिए। उन्होंने अभी अपनी परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाई है।
कहाँ लगाई? सीढ़ी के नीचे, पैरों में चलते समय। जो छत्तीसगढ़ महतारी की कद्र नहीं कर सकते वो छत्तीसगढ़ की क्या बात करेंगे? छत्तीसगढ़ की अस्मिता की क्या बात करेंगे? जिन्हें छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान नहीं किया वो क्या बात कर सकते हैं? लेकिन वो तो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ महातारी को लेकर के सबसे ज़्यादा सजग हम रहे हैं, उनको सम्मान देने का कार्य हमने शुरू किया है, कांग्रेस तो बस फॉलो कर रही है। पोस्टर देख लीजिए, उनका सम्मान पता चल जाएगा कहाँ है, पैरों से निकल के जा रहे हैं। नेताओं के नीचे छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो है, हम जिसको पूछते हैं उसकी फोटो टॉप पे रखते हैं, नेताओं के नीचे नहीं रखते हैं। आप उनकी पोस्टर निकलवा के देख लीजिए, आज ही उनकी परिवर्तन यात्रा आई है, देख लीजिए किस तरह का सम्मान करता है। अरपा पैरी की धार, ये नरेंद्र देव की है लिखा हुआ, जिसको राजगीत बनाकर किसी ने सम्मान किया। छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। आज उनको गाने बोल दो तो बोल भी वो सही नहीं बोल पाते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की जय भी सही नहीं करा सकते। बात बड़ी करते हैं, तीजा त्यौहार आया लेकिन महिलाओं का सम्मान करना नहीं जाना। तीजा में कभी छुट्टी नहीं दी इन्होंने। हम जब उपवास रहते, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई संस्कृति है, छत्तीसगढ़िया हूँ तो तीज त्यौहार भी मनाती हूँ। हम अपने बच्चों को उपवास हालत में लेके जाते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं, किसान पुत्र हैं, माटी पुत्र हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। और तीज के दिन हमको बुलाते भी हैं सीएम हाउस में, मान सम्मान देते हैं और छुट्टी भी देते हैं। कर्मा त्यौहार में छुट्टी मिलता है, आदिवासी दिवस में छुट्टी मिलता है। तो ये जो बात करते हैं संस्कृति और परंपरा की, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की, ये कुछ नहीं करते। ये अडानी को देते हैं मौका, ये पब्लिक की ट्रेन रोकते हैं, अडानी की कोल की माल जो वाहक गाती है ना उसको जाने देते हैं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो छत्तीसगढ़ के लोकल उद्योगपतियों के संपत्ति कर को अभी उन्होंने घोषणा की पूरी छूट दे दी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ अपने जेब भरने के काम किए। हमारी सरकार ने गरीबों को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के काम किए। आज सबकी जेब में पैसे हैं। आज दिवाली रौनक से मनती है। पहले हमारे किसान रोते थे, लेकिन आज हमारे किसान हंसते हुए जाते हैं और यही पैसा आज मार्केट में जाता है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति भी, जीडीपी अगर कहीं बढ़ी हुई है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की देन है। क्या बात है। राजेंद्र साहू जी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, दुर्ग जिले में किसानों को इसका किस तरीके से फायदा हो रहा है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लगभग हमारे यहाँ 3,98,000 किसानों ने धान विक्रय किया और लगभग 16,68,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी दुर्ग जिले में, मतलब बेमेतरा, बालोद और दुर्ग, 3 जिला आता है हमारे बैंक में, इसमें हुआ। और उसमें 2 किस्त अभी आ गई है। एक किस्त आने वाली है नवंबर, 1 नवंबर को आती है और उसके बाद फिर मार्च में आती है। तो उसका लाभ तो पूरा मिल ही रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ हम लोग जो गौ पालन, कुक्कुट पालन और बकरी पालन के लिए भी जो ऋण देते हैं, पहले बैठक होती थी महीने या 2 महीने में, हम लोग प्रति माह में 2 बार बैठक लेते हैं कृषि ऋण उप समिति की और उसका लाभ देते हैं। मछली पालन का भी ऋण दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो किसान भाई तार फेंसिंग के लिए या बोर खनन के लिए भी ऋण लेना चाह रहे हैं, उनको भी ऋण देते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ हमारे यहाँ इतना तेज़ी से बढ़ा है पिछले 4 साल में कि उत्पादन भी बढ़ा और रकबा भी बढ़ा। अब इस साल हम लोग पिछले साल की तुलना में, पिछले साल ऋण कम दिया था, इस साल मतलब के तुलना में ज़्यादा दिए हैं। लगभग 1200 करोड़ से ऊपर ऋण हमने अभी उपलब्ध कराया खरीफ फसल में। रिकॉर्ड 400 करोड़ का ऋण पिछले साल हमने रबी फसल में दिया था। तो लाभ तो ले रहे हैं किसान की योजनाओं, सरकार की योजनाओं का। रही बात आप बोले कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हमारे यहाँ सब्जी की खेती भी बहुत है। धमधा क्षेत्र है, साजा क्षेत्र है, बेरला क्षेत्र है, यहाँ सब्जी का उत्पादन भरपूर होता है, जो खाली छत्तीसगढ़ ही नहीं विदेशों में भी जाता है। पपीता है, केला है और ड्रैगन फ्रूट है। आपका सीताफल का भी हमारे यहाँ बगीचा है। शिमला मिर्च है, उच्च क्वालिटी का शिमला मिर्च।
आपका जाम है, जो अमरूद बोलते हैं, आम है, सबकी खेती हो रही है। उसका लाभ भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमारे किसान ले रहे हैं। जो वृक्षारोपण का है वो नवागढ़ क्षेत्र में या बालोद क्षेत्र में वृक्षारोपण मतलब पौधे लगाकर भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ हमारे किसान भाई लाभ ले रहे हैं। राजीव गांधी की बात की। और कोई सवाल? ना, मेरा सवाल क्षितिज जी आपसे है, आखिरी सवाल है मेरा। AIPC का जब आपने जिक्र किया तो आपने ये कहा कि हम यूजुअली उन लोगों को अपनी रीति नीति बताते हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं, और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि जब हम लोगों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादातर इन्वेस्टेड अपनी फैमिली में होते हैं, ना कि पॉलिटिक्स में। लेकिन 2 मेन लोगों का मैं जिक्र करूंगी, जैसे क्रिकेटर राजेश चौहान जी हैं और पद्मश्री पंडवानी गायिका हैं तीजन बाई। इन लोगों को कैसे आपने जोड़ा है, कैसे इन्हें रीति नीति के बारे में समझाया? राइट, देखिए एक बात बताते हैं कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको कोई ए पॉलिटिकल पर्सन मिलेगा। आज के ज़माने में खास करके ऐसा है कि हर किसी का कोई ना कोई पॉलिटिकल बायस होता है। सो इन जनरल इट इज़ अबाउट लेफ्ट विंग, राइट विंग, जिसे आप कहें, या भाजपा कांग्रेस वाला रहे। लेकिन बहुत खूबसूरत किस्सा है ये कि जब हम लोग तीजन बाई जी की तबीयत खराब, वो हमारी राज की धरोहर है, मतलब जब उनसे हम लोग मिलने गए थे, उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनसे मिलने गए थे, तो मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बात में ये पता चला कि वो अति सम्मानीय CM साहब, ऑनरेबल CM सर भूपेश बघेल जी की योजनाओं से बहुत प्रभावित थी। और तो मैं ये कहूँगा कि मुझे उनको कन्विंस करने की, उनको पार्टी में जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही जुड़ना चाहती थी। और क्योंकि उनको उनका कहना ये था कि छत्तीसगढ़ को सही मायने में पहला छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, और छत्तीसगढ़ियों की बात को, छत्तीसगढ़िया आदमी के अस्मिता को और स्वाभिमान को सहेजने वाला पहला मुख्यमंत्री मिला है, तो वो एक ऐसे मुख्यमंत्री से पार्टी के माध्यम से जुड़ना चाहती थी। और जहाँ तक बात रही क्रिकेटर राजेश चौहान जी की, तो वो भी पहले से कांग्रेस के साथ रहे हुए हैं, बट सब अपने समय तक दे पाते हैं जिनकी जितनी होती है। तो आफ्टर रिटायरमेंट वो भी अब पूरा समय कांग्रेस पार्टी की तरफ देना चाह रहे थे, तो वो बात थी। बाकी इसमें हमारा कोई खास योगदान नहीं है। जो भी ग्लैमर है या जो भी अट्रैक्शन है वो ऑनरेबल CM सर की वजह से है कि उनकी पॉलिसीज़ को देख के लोग प्रभावित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए, इस पैनल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम उन सवालों के जवाब देते आए, हम इनसे सवाल पूछते गए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप लोग मंच पर बने रहें। ओवर टू कीर्ति। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पैनल के लिए, और कहीं ना कहीं इस पैनल ने जिस तरह से जवाब दिया है और हम शुक्रगुजार हैं इस बात के। अब फैसिलिटेशन का वक्त आ गया है, सम्मानित करने का वक्त आ गया है इन तमाम लोगों को जो कि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी ताकि इन तमाम लोगों को हम सम्मानित कर सकें। तो ज़ोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर से इस पैनल के लिए, और जिस तरह से इन्होंने जवाब दिए हैं कि किस तरह से वो लगातार इमर्जिंग राजनांदगांव को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। क्षितिज चंद्राकर जी AIPC के अध्यक्ष हैं और इन्होंने बताया कि कैसे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, इनका मोटो क्या है और ये कैसे जो चुनाव में भूमिका निभाई जाती है उसमें महत्वपूर्ण काम करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ ही जोरदार तालियां होनी चाहिए राजेश साहू जी के लिए, जो कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि वर्तमान में कैसे किसानों के लिए जो योजनाएं लागू की गई उसके लिए सरकार ने काम किया है और कैसे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक उनको मदद पहुंचाने का काम कर रही है। तो तालियों का सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए। और हेमा देशमुख जी जो कि महापौर हैं राजनांदगांव की, इन्होंने बताया कि राजनांदगांव में कि कैसे विकास हो रहा है, कैसे महिलाओं का उत्थान हो रहा है, कि कैसे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कोशिश लगातार जारी है सरकार की ओर से, और कैसे वो काम कर रहे हैं ये जानने का काम हमने इस पैनल के जरिए किया है। तो बहुत शुक्रिया है आप लोगों का, जिस तरह से आपने जिक्र किया, तमाम जानकारियां पहुंचाई हैं कि कैसे सरकार ने काम किया है।